नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। क्या कहता है बिहार का जनादेश? ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। सवाल इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बिहार तो हो गया, लेकिन इसके बाद अब बंगाल और यूपी की बारी है। और जैसे ही बिहार में एनडीए जीत दर्ज कराती है, बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से नारा भी लगना शुरू हो जाता है कि बिहार के बाद अब सीधे बंगाल की बारी। लेकिन सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट ये कि क्या बिहार का मॉडल बंगाल और यूपी में भी काम कर पाएगा, वो करिश्मा दिखा पाएगा जो बीजेपी ने या फिर हम ये कहें कि एनडीए ने बिहार में दिखाया है। और सवाल ये भी बड़ा यहां पर खड़ा हो जाता है कि बिहार का जो नया मैंडेट सामने आया और जिस तरीके से 243 विधानसभा सीटों में 200 का आंकड़ा भी एनडीए ने पार कर दिया, क्या ये एक नई राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा संकेत है? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनता क्यों फोकस करना जनता पर सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए चौकस हो जाए तमाम दिग्गज दल, क्योंकि जनता पर फोकस जरूरी है। क्यों हम कह रहे हैं, जान लीजिए। वोटिंग से पहले चुनावी रेवड़िया बांटने से फायदा मिलता है। जिस तरीके से नीतीश ने महिलाओं के खाते में पैसे डाले, महिलाओं के मुद्दे पर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये एक साइलेंट वोटर है और रेवोल्यूशन के तौर पर अब उभर कर सामने आ रही हैं, जो बिहार में भी हमने देखा। संस्थाओं पर हमले ना करके जनता के मुद्दों पर फोकस करें कि जनता क्या चाहती है। वोटिंग से पहले रेवड़ियां वाकई में काम करती हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे, ये वो तमाम चीजें जिनकी अहमियत अब शायद राजनीतिक पार्टियों को जानने समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि चौकस होना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा, जनता पर फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह लेने से या भारतीय जनता पार्टी पर बार बार निशाना साध लेने से या फिर वही घिसा पिटा राग बार बार आलाप लेने से कहानी नहीं चलेगी। जनता जागरूक और समझदार हो चुकी है। जीत के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई। तो विकास को जनादेश दिया है, उस पर मुहर लगाई है बिहार की जनता का ने ये कहना है। और अब विपक्ष का इस पर क्या कहना है, ये भी जरा पहले सुन लीजिए। उसके बाद ही जो चर्चा है उसकी दिशा ये बयान यकीनन तय करेंगे। चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार यूपी वो स्टेट है जहाँ के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए दे करके वोट ले लिया, जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है,
बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। अब देखिए क्या बोलते हैं, जॉन एफ कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है, अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं, और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे, तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। बहुत नपतुले शब्दों में हमने देखा कि ओवैसी ने अपना पूरा बयान दिया, जीत की शुभकामनाएं भी दे दी, विकास के साथ साथ हैं ये भी कहा, और लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कहने से नहीं चुके कि अगर कल को ओवैसी पर ठीकरा किसी चीज़ का फोड़ना शुरू कर दे तो उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव एक बार फिर से वही राग अलापते नजर आए कि कब तक चुनावी रेवड़ियां इस तरह से बांटी जाएंगी, लेकिन जब विपक्ष चुनावी रेवड़ियां बांटता है तब शायद इनकी बोलती बंद हो जाती है। आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से चुनावी रेवड़ियां बांटी है, उसी के भरोसे दिल्ली में राज किया, वो शायद ये भूल जाते हैं, या अन्य पार्टियों की बात कर लीजिए, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से महिलाओं की बात करती है उत्तर प्रदेश में वो ये शायद भूल जाते हैं, या खुद स्कूटी और लैपटॉप का वादा करते हैं उत्तर प्रदेश में वो शायद ये भूल जाते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं, फिर ये चर्चा करेंगे कि क्या कहता है बिहार का जनादेश और इस मैंडेट का उत्तर प्रदेश और बंगाल पर क्या होगा असर। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर दिनेश पाल हैं, प्रवक्ता हैं जेडी के, कमल देव नारायण जी कांग्रेस के प्रवक्ता आगे चलकर हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, राकेश सिंह परिमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगी। खुशी शायद समेटे नहीं सिमट रही होगी अभी भी आपसे बीजेपी से, क्योंकि बम्पर जीत मिली है और बधाई के पात्र भी है, जो आप लोगों ने ग्रास रूट पर जाकर वर्क किया उसी का यह नतीजा है। लेकिन नारा इसी के साथ दे दिया गया है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, तो मॉडल क्या होगा? क्या बिहार मॉडल ही बंगाल में और फिर यूपी में रिपीट होगा, या स्ट्रैटेजी कुछ और होगी? देखिए, मॉडल कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस मन पर अच्छा काम करने का मुद्दा होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, हमारी जहां जहां सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, जिन राज्यों में सरकारें हैं, जब उन सरकार में नहीं थे उसको देख लीजिए। जब हमारी सरकार नहीं थी, हम लोग संगठन के माध्यम से सेवा किया करते थे। आज हमारी सरकारें हैं, मॉडल मन पवित्र। राघवेंद्र जी, ठीक है, मैं समझती हूँ मन पवित्र तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना पवित्र मन के तो देखिए कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मॉडल रॉकेट साइंस नहीं है, मॉडल तो बहुत जरूरी है ना। अब ये मॉडल का ही तो हिस्सा था कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए चुनावों से पहले पहुंचते हैं, ये मॉडल का ही तो हिस्सा था कि एसआईआर हुआ, ये मॉडल का ही तो हिस्सा था कि जनता के बीच जो अभी तक के काम किए गए हैं वो काम पहुंचाए गए, जंगल राज वर्सेस विकास का नारा लगाया गया। अब ये मॉडल का ही तो हिस्सा था, अब इसे मॉडल का हिस्सा नहीं कहेंगे क्या? नहीं, देखिए, बहुत घोषणाएं करते हैं, बहुत से लोग योजनाएं लेकर के आते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ। कांग्रेस ने आपके पंजाब में घोषणा की थी कि मेरी सरकार बनेगी तो इतना इतना रुपया हर महिला के थाने में, वो खाते में हर महीने जाएगा, कितना पैसा दे दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि मैं हर लड़की को लैपटॉप दूंगा या ग्रेजुएट व्यक्ति को पर लैपटॉप अभी दूंगा। अखिलेश यादव को हमने सुना, पर अब तो अखिलेश यादव शायद पलट गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कब तक 10-10 हज़ार रुपए बांटोगे, कब तक रेवड़िया बांटोगे, कितने खाते में कितना रखोगे, इसके भरोसे थोड़ी चलता है भाई। अब उनकी मेंटालिटी बदल गई है, तभी ये बयान दे रहे हैं। असल में वास्तविकता ये है, ये लोग मन अपवित्र है। मेरी बात पूर्ण होने दी मोनिका जी। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मार्गों पर चलते हुए अंत्योदय विषय को ध्यान में रखते हुए
समाज के अंतिम पायदान खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हम लोग विकास कराते हैं। हम लोगों की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो जाए, 5 लाख तक का बीमा हो जाए, घर में गैस सिलेंडर फ्री में देना हो जाए, बिजली कनेक्शन हो, विद्युत कनेक्शन हो, तमाम ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, लगातार चलती रहती है। हम लोगों ने तो कहा हम लोग अभी महिलाओं को और पैसा देंगे। देखिए, समाज में जिस वर्ग को जिसकी आवश्यकता है उसको हम लोग देने के लिए मन पवित्र करके काम करते हैं। पूरा देश सुशासन और विकास चाहता है, लेकिन जवाब अभी भी मिल नहीं पा रहा है मुझे कि ये मॉडल रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का एक मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के रास्ते पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी हम लोग कभी भी अलग नहीं होते और निश्चित रूप से इस विषय को हम लोग हमेशा लागू रखेंगे, हर प्रदेश में लागू रखेंगे, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में हम लोग सेवा कर रहे हैं। हाँ। अब ये लोग कहेंगे नया मॉडल लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे किसी राज्य में आप देख लीजिए, हमारी केंद्र की सरकार देख लीजिए, मॉडल एक रहता है। हम लोग जो अपराधियों को लेकर के बिल्कुल एक कड़े सख्त रूप को अपनाते हैं, सुशासन के लेकर के एक कड़े सख्त रूप अपनाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध क्या था। अब ये बात करेंगे ये लोग नया मॉडल लेकर के आए, मकान गिरवा देते हैं, अपराधियों को कड़ा दंड देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी हर राज्य में इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, हर राज्य में एक ही तरीके से हम लोग काम करते हैं। लेकिन चाहे लालू यादव की सरकार की आप तुलना कर लीजिए नीतीश कुमार की सरकार से, जमीन आसमान का अंतर है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, लालू यादव की बेटी की शादी जो हुई थी उसमें जो है गाड़ियों के शोरूम के ताले तोड़ लिए गए थे, गाड़ियां लूट ली गई थी, फर्नीचर के शोरूम के ताले तोड़ लिए गए थे, फर्नीचर लूट लिया गया था। कहा था ये मीसा भारती की शादी में इसका उपयोग किया जाएगा। किस तरीके से लालू राज रहा है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार लालू यादव किसी गांव में जाते हैं, कहते हैं वहां के गांव वाले कहते हैं यहाँ सड़क बनवा दीजिए। वो कहते हैं आप लोग तो शराब उतारते हैं, देसी शराब उतारते हैं, सड़क बन जाएगी तो पुलिस जल्दी आ जाएगी। इस प्रकार से तो लालू यादव मॉडल। दिनेश पाल जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दिनेश पाल जी प्रवक्ता है आरजेडी के। और डॉक्टर दिनेश पाल जी, राघवेंद्र जी क्या कह रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं। जंगल राज वो एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, पुरानी बातें भी कह रहे हैं। तो लगता है ये जो जंगल राज था और ये जो एक छवि बनी हुई है पुरानी, और बार बार इसको एक तरह से बार बार कह के लोगों को याद भी दिला दिया जाता है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो ये जो छवि बनी हुई है आरजेडी की, जनता इस छवि को भूल नहीं पा रही है और आरजेडी इस छवि से उभर नहीं पा रही है। नतीजा जो हमने देखा बीते दिन, नतीजों में मोनिका जी, जिन नतीजों की आप बात कर रही हैं उस नतीजा का ना आपको अनुमान था, ना हमको था, ना भाजपा किस नेता का रहा होगा। और जो जनता वोट दी है उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एकदम इस तरह का नतीजा आ जाएगा, किसी को विश्वास नहीं है। और यह जाहिर सी बात है कि यह नतीजा, एक तरफ हम जनता के जरूरी मुद्दों को लेकर उनके बीच गए थे, दूसरी तरफ सत्ता का और संसाधन, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके एनडीए चुनाव लड़ रहा था। दूसरी बात जिस अगर आपने कहा कि जनता अगर ऐसी मानती तो जनता 23% वोट हमारे पाले में आया है। आपको मालूम होगा कि 30% वोट दिया, यानी कि 1.25 करोड़ लोग लगभग हमको वोट दिए हैं, यानी हर चौथा व्यक्ति हमको वोट दिया है, बिहार का आरजेडी को दिया है। तो आप वही जंगल राज का एक जो भाजपा के जो जुमलेबाज नेता सब है, जिनको काम करना नहीं है, विकास करना नहीं है, जुमला फेंकना है, वो केवल प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं। और वो चाहे जुमला फेंक रहे हो, मैं ये कह रही हूँ दिनेश पाल जी, चाहे जुमला फेंक रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, पर लाख तो आप लोग कर रहे हैं ना। स्ट्रैटेजी वीक आप लोगों की कर रही है, पीछे आप लोग छूट रहे हैं। मोनिका जी, हम क्या बोले आपको, आपने ध्यान दीजिए, आंकड़ा पे देखिए, हर चौथा बिहार का हर चौथा व्यक्ति आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, या आप कैसे कह रहे हैं कि जनता नहीं दिया? उससे काम बना ही नहीं। सुन, काम नहीं बना, हम तो बोले ना, सत्ता, हमारे पास सत्ता का दुरुपयोग करने का अधिकार और सरकारी संसाधनों को का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं था। आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर, एजेंसीज पर आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए। और आपने जो अखिलेश जी का बयान सुना रही थी और आप जो रेवड़ी की बात कर रही हैं और चुनाव से पहले की बात कर रही हैं, उसको थोड़ा और आप गंभीरता से पता कीजिए। एक समय जन कल्याणकारी योजनाओं का भी एक समय होता है, और आपने कहा चुनाव से पहले, चुनाव चालू होने का, आचार संहिता लागू होने के बाद भी बिहार सरकार ने पैसा दिया। अगर सरकार इतना जन कल्याणकारी योजना बनानी चाहती थी तो वो 6 महीना साल भर पहले ही देकर, उनको जो चुनाव के बाद 2 लाख देने की बात कर रहे हैं, उस समय देकर ही उनका रोजगार शुरू कर सकते थे। और आपको बता दें कि यही नीतीश कुमार जी
जब 94 लाख परिवार बिहार की जिसका 6,000 रुपया से कम मासिक आय है, उसको जब उन्होंने कहा कि हम 2 लाख देंगे रोजगार के लिए उस गरीब परिवार को, किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, आप गरीब परिवार को उबारिए, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 94 लाख के परिवार में से मात्र 21,000 परिवार को सिर्फ 50,000 रुपया आज तक दिया गया, जबकि 2 साल हो गए उनकी घोषणा के। तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप विकास इतना किए होते तो बिहार की 63% आबादी 10,000 से कम नहीं कमा रही होती। 3 करोड़ लोग नीयत में कमी, आपके अनुसार नीयत में कमी और रेवड़ी का फायदा ये जेडीयू को मिल गया और बीजेपी को मिल गया। समय सुन लीजिए, समय, हाँ देखिए, जन कल्याणकारी योजना का समय होना चाहिए। अगर विकास करते तो आप इस तरह चुनाव के समय हड़बड़ा के आप नहीं बांटते। और अब बिहार की 63% आबादी जो है 10,000 से कम मासिक आय की नहीं होती। बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली इतनी बुरी तरह नहीं होती। तो आपने विकास, और जो भाजपा के प्रवक्ता विकास की बात कर रहे थे, जरा आप पूरा चुनाव उठा के देख लीजिए। चाहे वो इनका असम का बड़बोला मुख्यमंत्री हो, या यूपी का दंगाई मुख्यमंत्री हो, या इनके प्रधानमंत्री हो, या गृह मंत्री, किसी ने विकास की बात बोला किसी मंच से सुना दीजिए आपने। हम तो हर मंच से कल विकास की बात कही मेरे साथ जी। मैं आप ही की बात का जवाब ले देती हूँ, आप ही की बात का जवाब ले आधा मिनट सुन लीजिए, आधा मिनट और सुन लीजिए। चुनाव में विकास की बात नहीं। और एक कह रहे थे न्याय की बात। अरे भाई, आपके यूपी में राजा भैया, ब्रजेश सिंह, जितने ठाकुर जाति के अपराधी हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? भूमिहार जाति का आनंद सिंह हत्या किया, आपका उस पर न्याय क्यों नहीं चलता है? आपको जाति और धर्म देखकर आपका बुलडोजर चलता है और आप न्याय की बात करते हैं। ये कैसा न्याय है? सवाल तमाम मुझे राकेश सिंह परमार जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। राकेश जी प्लीज कुछ सेकंड्स का अगर आप वेट कर पाए, मैं बहुत जल्द आपके पास लौटूंगी, लेकिन राघवेंद्र जी से फटाफट से क्विक रिएक्शन ले लेते हैं इन 30 सेकंड्स। राघवेंद्र जी, क्विक रिएक्शन डॉक्टर दिनेश पाल जी के आरोपों का। आवाज नहीं आ पा रही है मुझे आपकी राघवेंद्र जी। दिनेश जी, मोनिका जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए, हमें लग रहा है दिनेश पाल जी को उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी नहीं है। मैं कानपुर में बैठा हुआ हूँ। कानपुर में गंगा बैराज के किनारे लगभग 1 सैकड़ा अतिक्रमण अभी गिराए गए हैं। गाजियाबाद, नोएडा में सैकड़ों अतिक्रमण गिरा दिए गए हैं। इस प्रकार से पूरा उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे इंक्रोचमेंट है जो नगर निगम की जमीन में थे, नहर विभाग की जमीन में थे, विभिन्न जो सरकारी संस्थाओं की जमीन में थे, उनको गिरा दिया गया। लेकिन दिनेश जी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है तो ये सिर्फ एक वर्ग की दिखाई पड़ता है। ठाकुरों की मेरे पास सूची है, ठाकुर ऐसे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, पढ़ के बता दूंगा। उनके जो वीडियो लगाता हो आपका ब्रजेश क्या है? आप बताइए, कितने राजपूत माफिया को मारे आप यूपी में चलाया? आपका क्यों नहीं न्याय होता है? आप केवल धर्म देखकर बात करते हैं, आपको भागीदारी भी नहीं देते हैं, जानबूझ कर हमला करते हैं। इससे ज्यादा बुरी हालत होगी अगर आप लोग इस वक्त का गाना गाएंगे। विकास पर अपना देखिए, सरकारी नौकरी रखा है, 3 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। अरे 3 करोड़ तो मैं कुर्सी नहीं सरकारी में अफसों में आपको मिल सकती है। झूठ बोल करके वोट लेना चाहते थे। उनको भी बोलने दीजिए, राघवेंद्र जी बोलने दीजिए, दिनेश जी की भी बात सुन लीजिए। जी दिनेश जी, कौन है? बोलिए दिनेश जी, बोलिए। नहीं, ये नौकरी देने की हम बात कर रहे हैं। इनको देखिए, तो यूपी में नौकरी दे नहीं पा रहे, यूपी के बेचारे भाई बहन बिहार में आकर नौकरी पाए, 17 महीना इनको नौकरी देना नहीं। कितना नौकरी दिया हम देख रहे हैं। आपको केवल चाहते हैं कि बिहार के मजदूर जाकर गुजरात के फैक्ट्री में खटे। आप ये चाहते हैं। मोदी जी कहते थे कि 22 तक हम सबको सरकारी पक्का मकान देंगे। आज ये कह रहे हैं कि 50 लाख पक्का मकान हम अगली बार बनाएंगे। आज तक मोदी जी एक फैक्ट्री नहीं दे पाए बिहार में। देखिए, विकास नौकरी, राघवेंद्र जी, दिनेश जी, विकास नौकरी, ये सब तमाम मुद्दे हैं जो लगातार उठ रहे हैं और इस बार के बिहार चुनाव में नहीं बल्कि पहले के चुनावों में और आगे के चुनावों में भी उठते रहेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि ये जनता के हित से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रैटेजी की बात करें, उनके माइंड की बात करें, तो यहाँ पर हम बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से हिट हुआ और आगे क्या ये बंगाल या फिर यूपी में इसको रिपीट किया जा सकता है और क्या बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी रहेगी और विपक्ष को क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, बट राकेश सिंह परमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राकेश सिंह जी, सबसे पहले तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए ताकि आपकी आवाज हमें सही तरीके से समझ आए जब आप बोले। आप म्यूट पर हैं, पहले अनम्यूट कर लीजिए। आपने जो ये सारा खेल देखा जो बिहार में हुआ, जो बिहार मॉडल अपनाया गया,
क्या आपको लगता है कि जो बिहार मॉडल जीत के फॉर्मूले के तौर पर उभर कर सामने आया है, ये एक राष्ट्रीय लेवल पर जो राजनीति है उसमें चेंज का एक बड़ा संकेत इन फ्यूचर हो सकता है? अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज राकेश परिमार जी, क्योंकि अनम्यूट कीजिए तभी आपकी बात हम सुन पाएंगे। ओके, शायद ऑडियो की कुछ दिक्कत है। राकेश सिंह परिमार जी का हम जल्द एक बार फिर से रुक करेंगे। राघवेंद्र सिंह और डॉक्टर दिनेश पाल हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि मॉडल जो है वो विकास का मॉडल है और जिस तरीके से जनता की आपने बात की, यानी कि कहीं ना कहीं बंगाल में से रिपीट किया जा सकता है, तो क्या हम ये देखेंगे कि बंगाल में भी आप महिलाओं की बात करेंगे, बंगाल में भी पीएम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे और दीदी की बात करेंगे, ममता दीदी की बात करेंगे, यही जो चीजें हैं, यही सेम कहानी रिपीट होगी? देखिए मैडम, हम सब वो बात करेंगे जिससे समाज का भला होगा। मोनिका जी, अब सब वो बात करेंगे जिससे देश का, राष्ट्र का, प्रदेश का भला होगा। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति कतई नहीं करेंगे, हमको कोई वोट दे या ना दे। हम लोग देश तोड़ने की बात कतई नहीं करेंगे, चाहे कोई वोट दे या ना दे। हम जातिवाद की बात कतई नहीं करेंगे कि देश कोई वोट दे या ना दे। उत्तर प्रदेश में देखिए, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब समाजवादी पार्टी के नेता लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में खेमबाई की राजनीति कर रहे होते हैं, मुस्लिम यादव की राजनीति करते। 4 बार सलाह लेता है उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, कमाल है, समाज को अलग कर देता है। ये बात इस प्रकार से करने से सिर्फ देश को तोड़ने की बात होती है, उत्तर प्रदेश को विघटन की बात होती है। हम लोग सब समाज की बात करते हैं, यूपी की बात करें 2027 के लिए स्ट्रैटेजी, यूपी की बात करें तो 2027 के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? यही स्ट्रैटेजी रहेगी? हमारी वही स्ट्रेटजी रहेगी जो हमेशा से चलती रही है। हम लोग न तुष्टीकरण करेंगे, न माफियाओं का संरक्षण देंगे, अपराधियों को उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे जैसे अभी तक करते रहे। उत्तर प्रदेश का दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी, जी मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट जी, नहीं मैं राघवेंद्र जी पक्का आपको अपनी बात रखने का मौका दूंगी और दिनेश जी भी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उन तक भी जाऊंगी। लेकिन हमारे साथ कमल देव नारायण जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डिबेट में अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। कमल देव नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जो बीते दिन हमने देखा, जिस तरह का मैंडेट सामने आया, कांग्रेस एक तरह से पूरी तरह से धराशायी हुई है, जबकि राहुल गांधी ने रैलियां भी की, जमीन पे भी गए, उन्होंने छलांग लगाई नदी में, जनता के बीच गए, उनके साथ ऐसा लगा जैसे दोस्ती बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, चुनाव की वोटिंग के दिन से ठीक पहले हाइड्रोजन बम उन्होंने हरियाणा में फोड़ा। लेकिन क्या आपको लगता है इसका कुछ असर धरातल पर देखने को मिला ही नहीं? फेल हुआ ये सब कुछ? देखिए, धरातल पर हम लोग भी घूम रहे थे। जो पहले तो आपके माध्यम से मैं जनादेश का स्वागत करता हूं। जनता ही मालिक है इस लोकतंत्र में और जनता ही डेमोक्रेसी को सुरक्षित रख सकती है, संविधान को बचा सकती है। जो दृश्य देखने को मिल रहा है, धरातल पर वैसी बात नहीं थी। निश्चित रूप से कांग्रेस अपने वसूलों पर राजनीति कर रहा था, अपने पब्लिक कॉज पर राजनीति कर रहा था। राहुल जी ने जो यात्रा किया, वोट चोरी की यात्रा थी, वोटरों का अधिकार बचाने की यात्रा थी, और राहुल जी ने हमेशा पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, पर ये सब कुछ तो फेल हो रहा है ना। जनता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या जो मशीनरियां हैं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बात का विषय है। यही दिनेश पाल जी कह रहे हैं, यही आप कह रहे हैं मशीनरी की बात। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप जरा हमको बताइए कि आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ, क्या उसमें भी इस ढंग का मैंडेट आया था कि कोई दल 100 सीट पर लड़े और 95 जीत जाए? इसका गणित आपको कहीं समझ में आ रहा है? ऐतिहासिक मैंडेट कहा जा रहा है ना, और इसीलिए बिहार का मैंडेट कल आ गया, हम आज भी चर्चा कर रहे हैं ना। हम मान रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी पर भरोसा करते हैं। मुझे यह भरोसा है कि जो भी संस्थाएं हैं वो डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करेगी, जो संविधान में उसको अधिकार मिला है उस हिसाब से निष्पक्ष काम करेगी। लेकिन निष्पक्षता कहीं नहीं दिख रहा था शुरुआती दौर से ही, और यह चीज हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा,
हरियाणा में भी देखा, और बहुत सारे बातें हमारे नेता उठाए भी, तथ्यों के साथ रखे, लेकिन वही चुनाव वाली आयोग चीज तो मैं उनमें से कह रही हूँ ना किसी भी बात का कमल देव जवाब। नारायण जी, वही चीज मैं कह रही हूँ कि आपने उठाई बातें, आई अप्रिशिएट दैट कि आपने बातें उठाई, आप जनता के बीच गए, लेकिन जब हम उसके रिजल्ट की बात करें, अगर आज मैं किसी काम में मेहनत कर रही हूँ तो मैं उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करूंगी ना, और रिजल्ट अगर नंबर्स के रूप में चाहे 100 नंबर ना मिले, कुछ तो नंबर मिले ना, कुछ तो आए ना, वो रिजल्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है। और रिजल्ट जो दिख नहीं रहा है तो क्या स्ट्रैटेजी में अब आपको चेंज करने की जरूरत है? इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे लूंगी। और हाँ जी बोलिए। ये तो मतलब महागठबंधन के सभी दल इस पर चिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कहाँ गड़बड़ियां हुई है, और कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी अभी आत्मचिंतन और करेगी मंथन कि जो हम- आप कह रहे हैं, ठीक है, हमें- मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। चुके हैं राकेश सिंह जी तक, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज जरूर बताइए। राकेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे अब? मोनिका मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी मोनिका मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आप सभी ऑडिबल है, पूरी तरह से क्लियर ऑडिबल है। राकेश सिंह जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ मोनिका, सुन रहा हूँ। ओके, राकेश सिंह जी, बिहार का मैंडेट हमने देखा, क्या आपको लगता है कि ये देश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए लेकर आएगा? ये जो बिहार मॉडल है, ये आने वाले चुनावों को, चाहे वो बंगाल के हो या यूपी के हो, इनको इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट डालेगा? मोनिका देखो, बिहार का कोई अलग मॉडल नहीं है, उसी तरह से चुनाव हुआ जिस तरह से चुनाव होता रहता है। अनकट मेरे को थोड़े देर दो, मैं समझा दूंगा कि बिहार में क्यों हुआ। देखिए, जो हारेगा वो सिस्टम को दोष देगा, जो जीतेगा वो खुद का क्रेडिट देगा। वो अब मैं नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात बता रहा हूं। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव पूरे 5 साल तक अपना एक मुद्दा बिहारियों को दिए, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, वो सब जो उनको उचित लगा, उन्होंने एक मुद्दा क्रिएट किया जो उनके विपक्ष का नेता के रूप में फर्ज भी था और इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी एक वोट चोर गद्दी चोर, देखो मुद्दा वो गलत है सही है ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो बिहार की जनता डिसाइड करेगा, और उन्होंने कर दिया, मैं वो नहीं करूंगा उन्होंने गलत लिया सही लिया। 16 दिन जैसे बिहार चुनाव की आहट उनको सुनाई दी, 16 दिन पूरे बिहार में तेजस्वी यादव को अपने जीप के बोनट पर बैठा करके 16 दिन तक तेजस्वी के मुद्दे पर पानी फेर दिया। तेजस्वी खुद ही भूल गए कि मैंने कोई मुद्दा दिया था। अब जब पूरे बिहार में सिर्फ वोट चोर रहा, और जब तेजस्वी के बात का रियलाइज हो गया यार हमारा तो मुद्दा ही गायब हो गया, और वोट चोर मुद्दा वही एग्जिस्ट करेंगे जिसकी वोट चोरी होगी। अब जैसे मान लो मैं बिहार का मतदाता हूं, मेरा वोट सही सलामत है, तो वो तो फिर नॉन वैलिड हो गया ना मेरे ऊपर। इस वजह से तेजस्वी को अकेले आना पड़ा, फिर अपने मुद्दे को अपने लोगों के सामने रखे, दवाई, पढ़ाई, नौकरी, जो जो उनका था, चांद पर प्लॉट के अलावा बाकी सब तेजस्वी ने भी कहा। उन्होंने कहा ना कि 10,000 रुपए दे रहा हूं, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया, और वो क्या कह रहे हैं मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नेता चांद पर प्लॉट दे, हम उसको बुरा नहीं मानते, जनता को पसंद आए, भरोसा हो ना। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया कि इन चुनाव के एक दिन पहले एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कह करके बता दिया कि हरियाणा में इस तरह से वोट चोरी हुई थी। अब बिहार वाले कंफ्यूज हो गए कि आएगा तो मोदी, अगर मैं वोट दूं तब भी, ना दूं तब भी। बिहार के हार के जिम्मेदार अगर कोई एक आदमी है तो अकेला राहुल गांधी, जिन्होंने डस्टर फेर दिया, तेजस्वी के सारे मुद्दे को अकेला खा गया। दूसरा क्या था, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में कहीं कोई कुछ मतलब उसके तुलना ही बेमानी। महागठबंधन आपस में लड़ रही थी, फ्रेंडली फाइट, कोई कुश्ती का मैदान है कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है। चुनाव में जीत के लिए लड़ा जाता है, या तो जीत होती है या हार होती है। आप 243 सीट है और 253 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक हम लोग बात कर रहे हैं ना, परिणाम आ गया। आपको पता है गठबंधन में कौन कहां से लड़ रहा था? कोई सूची जारी हुई? किसी को पता नहीं है। किसी भी अगर कांग्रेस का प्लस ना राहुल गांधी तेजस्वी के लिए बोलते हैं कि हाँ हम उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, या कुछ एक दूसरे के लिए भी कोई प्रचार एक तरह से उतना ना होना, सीट शेयरिंग फॉर्मूला एंड मूवमेंट तक फिक्स ना होना, ये क्या सभी पॉइंटर्स रहे पीछे छूटने के? मोनिका, या जब तुम एनडीए की सीट देखो ना, सब जितना है पूरे के पूरे वोट मिली है। मतलब अगर कहीं तीर लड़ रहा था
तो कमल ने उसको वोट दिया, हवाई जहाज ने उनको वोट दिया, हेलीकॉप्टर ने वोट दिया, नाव ने वोट दिया, सबने वोट दिया। उसके उलट महागठबंधन वाला कांग्रेस राजद से लड़ रहा है, राजद साहनी से लड़ रहा है, साहनी उससे लड़ रहा है। मतलब वो लोग आपस में लड़े, ना तो कोई कार्यकर्ता में तालमेल थी, ना कोई नेता में तालमेल थी, और ना ही ये आपकी बात हम समझे राकेश, ये आपकी बात हम समझे कि विपक्ष कहाँ पीछे छूटा आपकी नजर से, और एनडीए जिस तरीके से आगे बढ़ी है, जो वुमेन कार्ड एंड मूवमेंट पर खेला जाता है, फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती हैं और जंगल राज की छवि को बार बार जनता के दिमाग में स्थापित करने की कोशिश की जाती है, ये जो बिहार मॉडल का पार्ट रहा, क्या ये भी एनडीए की जीत के पीछे एक बड़ा फैक्टर रहा आपको लगता है? मैं पहले जंगल राज पर ही बात कर देता हूँ। देखो, जब चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई, राजद के लोगों ने सरेआम मीडिया में बोला, एक विधायक है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसका वीडियो बाइट सोशल मीडिया पर तैर रहा था कि देखिए अब मिश्रा, ब्राह्मण, तिवारी, सिंह अब लोग बिहार में रहेंगे, महंगाएंगे तो नहीं, लेकिन राज तो वही का बेटा करेंगे, तो यादव का बेटा, अब जादव, मतलब यादव नहीं कहते, वो लोग जादव बोलते हैं, जादव का बेटा इलाज करेगा। आप बताइए, आपका अभी शासन आया नहीं और आपने बाकी लोगों ने कहा भी रहेंगे, एहसान करेंगे, आपको जीने देंगे, लेकिन शासन जादव का बेटा करेगा। उससे बड़ा बात, एक 5-7 साल 10 साल का बच्चा राजद के कार्यक्रम में कट्टा का गाना गा रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं। हालांकि वो बच्चे को कट्टा कुट्टे की समझ नहीं है, आपको कहना चाहिए कि तेरा पढ़ाई का टाइम है। लोगों को लगा कि अब लालू प्रसाद यादव से लालू प्रसाद का लड़का अलग नहीं है। मैं कई टीवी डिबेट में कहा कि वो लालू प्रसाद जिस वक्त शासन में थे, तेजस्वी 3 साल का होगा या 3 में पढ़ रहा होगा। सोशल मीडिया के दौर में, रील्स के दौर में ये जो विजुअल्स रैलियों में निकल कर आते हैं या सामने निकल कर आ जाते हैं, ये लोगों के दिमाग में, उनके मन में एक छवि के तौर पर कहीं ना कहीं घर भी कर जाते हैं। ठीक है राकेश सिंह परिमार जी, हमने आपसे बहुत अच्छी तरीके से समझा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूपी और बंगाल पे, लेकिन इसका जवाब अभी थोड़ा अधूरा रह गया है। मैं चाहूंगी कि कम शब्दों में फटाफट से आप ये भी बताइए, अगर यही मॉडल रिपीट करती है एनडीए बंगाल में या फिर यूपी में, इसी स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करती है, तो क्या लगता है इन्फ्लुएंस होंगे चुनाव और जीत उनके पाले में जा सकती है? इस मॉडल को रिपीट किया जा सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी कुछ भी मॉडल इंप्लीमेंट करिए, उनका काम बोल रहा है और वहां कोई लड़ाई में नहीं है। ठीक, वो अखिलेश यादव जरूर वहां पर मुकाबले में है, लेकिन अखिलेश यादव अगर इसी तरह से गांठ और साठगांठ करेंगे तो वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में अलग होने की जरूरत है, वो तो अलग है ही कहाँ है अखिलेश यादव, नहीं मतलब, लेकिन तब भी चुनाव आते आते वो 2 भाई का नारा, 2 भाई की यारी, मतलब वो दिख ही जाती है कहीं ना कहीं। क्या पूरा एंड मोमेंट तक आपको लगता है कि बिल्कुल सिंगल अपने दम पर ही रहे इस बार यूपी में? अब मुझे लग रहा है कि बिहार के परिणाम के बाद अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे। लिख लीजिएगा, इस वीडियो को सेव रखिएगा, अखिलेश यादव किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, देखेंगे और मैं लौटूंगी राकेश जी आपके पास और दिनेश पाल जी से और कमल देव नारायण जी से इस बात का जवाब मैं लेना चाहूंगी और सेम सवाल आप दोनों से करूंगी, बारी बारी जवाब दीजिएगा। पहले डॉक्टर दिनेश पाल जी मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपको लगता है कि ये जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और एज अ सिंगल पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी वर्क करने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे किसी भी राज्य के आप ले लीजिए, क्योंकि अगले साल देखिए 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद यूपी भी है 2027 में, तो जो नंबर गेम है उसको सुधारा जा सके? मोनिका जी, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा बारी बारी से। पहली बात तो ये कि आपके जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उन्होंने जो अपना विश्लेषण पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेकर आया प्रस्तुत कर रहे थे, और भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि समन्वय नहीं था और ये लोग बहुत अच्छा बांटे। आप पूरा चुनाव उठा के देखिएगा तो महागठबंधन ने एक विधिवत सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा किया, जो कि एनडीए अंतिम तक नहीं कर पाया। आप अगर घोषणा पत्र को देखेंगे तो हमारा बहुत ही समावेशी और सभी वर्ग के मुद्दों को टच करते हुए, अति पिछड़ा, महिला, उसके बाद दलित, युवा, सबको टच करते हुए बहुत विधिवत घोषणा पत्र हम लोगों ने और सभी पार्टी के प्रतिनिधियों ने मिलकर 14 लोगों की टीम ने तैयार किया और उस घोषणा पत्र को विधिवत प्रस्तुत किया गया। हम लोग उसी को लेकर मुद्दा मंच पे भी बोलते रहे।
एनडीए आप की तरफ देखेंगी तो घोषणा पत्र ये लोग उसके रिप्लाई में एक 1.5 पन्ना का किसी तरह खाना पूर्ति करते हुए लाए और 26 सेकंड में फोटो सेशन किए और चले गए। मीडिया से बातचीत भी नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी, और सम्राट चौधरी कुछ कुछ बोले। वो सब हमने देख लिया, वो सब हमने देखा। दिनेश पाल जी, मैं आपकी बात काट नहीं रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, और ये सब हमने देख लिया। बट मैं अब आगे की बात करना चाहती हूँ, और आगे की बात में मैं आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहती हूँ, मैं विपक्ष की स्ट्रैटेजी जानना चाहती हूँ कि आगे जो चुनाव होंगे, क्या आपको लगता है कि एज एन इंडिविजुअल पार्टी ही वर्क कर पाएगा? इंडिया ब्लॉक उतना नहीं कर पा रहा है? सुन लीजिए, तो जैसे पहले समन्वय पे बात आधा मिनट पूरा हो जाने दीजिए। तो हमारे तरफ था, दूसरी तरफ उनकी बात है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी अकेले पटना में कमल का लेकर सिंबल घूमते दिखे। नीतीश जी उनके मंच से किनारा कर लिए थे, और नीतीश जी में और चिराग पासवान में कहीं दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं था, और उनके मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं घोषित हुआ है, कोई सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ। लेकिन बोलते तो रहे ना, क्लियर बोलते रहे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो वो तो क्लियर था। सुन लीजिए, नेतृत्व तो महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे थे। आपको याद होगा 2020 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव में नारा लगता था आपकी नीतीश सरकार का, और 2024 के लोकसभा चुनाव में नारा लगता था मोदी सरकार का। लेकिन 2025 के विधानसभा में आपने अगर बढ़िया से देखा होगा, समस्तीपुर पे मंच पे मोदी जी लगा रहे थे, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार नहीं लग रहा था। तो वह जो था वो आप खुद देखिए। और दूसरी तरफ अगर बात आप पार्टी की कीजिएगा, तो आज भी आप देखेंगे कि सबसे अधिक मतदान वोट मिला है। और आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर इनकी लोकप्रियता होती तो अभी भी अकेले अगर लड़ेगी पार्टियां, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारे पास जनाधार ज्यादा है। तो इनका नीतीश जी 2 बार फिर आप वही बात आ रहे, जनाधार है, ये है, वो है, बड़ी पार्टी है। बट आप मुझे इंडिया ब्लॉक के बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं इंडिया ब्लॉक का जानना चाहती हूं। आधा मिनट सुनिएगा तो पहले आप देखिए। उसके बाद आप नीतीश जी 2 बार लड़े अकेले, 95 में और 2014 में। 95 में 7 सीट पे और 14 में 2 सीट पे सिमटे थे लोकसभा में। उनकी स्थिति खराब है। मोदी जी की जो बहुत करिश्माई लहर थी 14 में, 15 में जब चुनाव लड़े 53 सीट पर सिमट गए थे। तो अभी स्थिति ये है कि बिहार का जो चुनाव है, अकेले पार्टी न नीतीश जी लड़ सकते हैं, लड़ पा रहे हैं, न भाजपा, और न आरजेडी लड़ेगी। सब गठबंधन में लड़ेगा, और गठबंधन आगे भी रहेगा। और जाहिर सी बात है कि चुनाव के बाद हर पार्टियां विश्लेषण करती है। हम भी विश्लेषण कर रहे हैं, हम भी अपने हर बूथ का देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं, और विश्लेषण करेंगे। और आगे के चुनावों के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या उस स्ट्रैटेजी में जी मैं उसी के लिए एक सवाल करना चाह रही हूँ। आपने विश्लेषण की बात की, तो विश्लेषण करेंगे और आगे के चुनावों के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या उसमें भी एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी की जुबान पर रहेगा, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहेगा? देखिए, अभी आप अगला चुनाव जो बिहार में आएगा वही लंबा समय है। नहीं, बिहार नहीं, मैं इसको बंगाल और यूपी से कनेक्ट कर रही हूँ। देखिए, अभी की बात कर रही हूँ, आगे के 5 साल नहीं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जिस तरह चुनाव आयोग को चौपट आयोग बना दिया है, और जो जनता का उनके आयोग पे विश्वसनीयता घटती जा रही है, वो मुद्दा हमेशा बना रहेगा। जिस तरह से वो सेम बातें हो रही है दिनेश पाल जी, सेम बात। दूसरी बात देख लीजिए, वो मुद्दा रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात कि आपके पत्रकार महोदय ने भी कहा कि सीट के हम कुछ जातियों को टारगेट किए, और आपके राघवेंद्र जी बोल रहे हैं। आप सीट का बंटवारा देखिएगा, हमारे यहाँ चाहे हर वर्ग को, हर धर्म को हमने सीट बांटा दिया, महिलाओं को भी इनसे बढ़ चढ़ के दिया। जी, लेकिन कंफ्यूजन की तस्वीर रही, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्लियर नहीं था, कितना टाइम लगा लिया सीट शेयरिंग में, सॉफ्टली कोई चीज हुई नहीं, धापी रही, उठा पटक रही, वो कहीं ना कहीं जनता के सामने रही। जनता, और सबसे मैंने अभी पहले भी कहा, ये सोशल मीडिया का जमाना है, जनता तक इतनी जल्दी बातें पहुंचती है कि उनके मन में घर कर जाती है। ठीक है, लौटूंगी, समय की कमी है, ठीक है, लौटूंगी, समय की कमी है। कमल देव नारायण जी से भी मैं उनका टेक जानना चाहती हूँ। कमल देव नारायण जी, क्या आगे भी जब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रहेगी, चाहे वो बंगाल में रहे या फिर आप बात कर लीजिए यूपी में रहे, वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, क्या कांग्रेस की जुबान पर रहेगा? और क्या आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक एक्चुअली में वर्क कर पा रहा है? देखिए मोनिका जी, कांग्रेस का जो मुद्दा है वो किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, देश के संवैधानिक संस्था के रक्षा का मुद्दा है, संविधान के रक्षा का मुद्दा है, डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने का मुद्दा है। ये तो किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। अब रही कांग्रेस की बात, क्योंकि कांग्रेस को संविधान की रक्षा करने का दायित्व है,
देश को आजाद कराने से लेके संविधान देने तक का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए उसका नैतिक दायित्व बनता है कि उसकी रक्षा के लिए अगर क्रांतिकारी आंदोलन भी करना पड़े तो पॉलिश करने की नीड लगती है ताकि नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो। कांग्रेस मोनिका जी कांग्रेस करेगी उसको, क्योंकि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस अपने असूल और सिद्धांत की राजनीति करती है। हम भाजपा के प्रवक्ता महोदय का सुन रहे थे राघवेंद्र जी का, इन्होंने चर्चा के दरमियान दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लिया। शायद अगर नहीं जानकारी हो तो दीनदयाल उपाध्याय जी का एक किताब है, पढ़ लीजिए। वे जब चुनाव में गए थे, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, तो कार्यकर्ताओं ने कहा, वो ब्राह्मण थे, कि ब्राह्मण का गांव है, जरा घूम लीजिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि दीनदयाल जीते या हारे, लेकिन जात के नाम पर वोट मांगने नहीं जाएगा। लेकिन आज उसी भाजपा के प्रधानमंत्री जी सरेआम मंच पर कहते हैं कि हम एकदम पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए सामंती लोग हमको प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। वही भाजपा थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं किया है, इसलिए इसको नैतिक अधिकार नहीं बनता है सत्ता में रहने का। सर अभी मैं फिर से कह रही समय की कमी है, मैं पुरानी बातें एक सेकंड हाँ। मोनिका जी मोनिका जी मैं पॉलिश, आपको लगता है स्ट्रैटेजी पॉलिश करने की नीड लगती है? पुरानी बात नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने दिल्ली के कार्यालय में बिहारवासियों को संबोधित करते हुए इसके बाद आपके पास मोनिका जी बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप बोल रहे थे तो हम चुप थे। एक मिनट जाइए, उनको बात पूरी करने दीजिए। आपका नंबर आएगा, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, पर उनको बात पूरी दूसरे के बात में इंटरवेंट करना नहीं चाहते हैं। ठीक, इसलिए काइंडली ध्यान रखिए। नहीं वो शांत है। आप नरेंद्र मोदी जी ने कल ही बता दिया कि बंगाल में मेरी रणनीति क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी या भाजपा कहीं भी चुनाव लड़े, उसका रणनीति हिंदू मुस्लिम ही रहेगा, उसका रणनीति मंदिर मस्जिद ही रहेगा। सर बिहार में कहा मंदिर मस्जिद की बात हुई? कहा बिहार में तो मंदिर मस्जिद ये सब कुछ बातें ही नहीं हुई। बात आप घुमा रहे हैं ना, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं सिंपली पूछ रही हूँ स्ट्रैटेजी पॉलिश करने की नीड है या नहीं? मैं सिंपली कह रहा हूँ कि बंगाल में भी SIR का मुद्दा है, ठीक। बंगाल में भी चुनाव के निष्पक्षता का मुद्दा है, ठीक। चुनाव आयोग के हठधर्मिता का मुद्दा है। यानी मुद्दे सेम रहेंगे, लेकिन अब ठीक है, मुद्दे यानी कि सेम रहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे नंबर्स में आप कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं, नंबर में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे, रक्षा करना हमारा ड्यूटी बनता है। और नरेंद्र मोदी जी का भी वही मुद्दा रहेगा। चलिए ठीक है, फिर यानी कि वो समय बताएगा कि नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, समझ गई। समय की कमी है मेरे पास, थोड़ा मैं राघवेंद्र जी से भी रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। राघवेंद्र जी, आपको लगता है कि विपक्ष की जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप लोग तो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नतीजों में आंकड़ों में वो असर भी दिख रहा है, लेकिन आपके नजरिए से एक मजबूत विपक्ष के तौर पर क्या विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है? निश्चित रूप से हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों की विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य हम लोगों का एक ही होता है, समाज सेवा का, देश को परम वैभव पर ले जाने का। लेकिन ये लोग सुधरते ही नहीं है। मुझे याद है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आतंकवादियों को अपने निवास में बुलाया था, उनसे हाथ मिलाया था। मुझे याद है जब देश का प्रधानमंत्री कहा करता था देश के संसाधनों में पहला मुसलमानों का है। मुझे याद है अखिलेश यादव जब आतंकवादी आजमगढ़ में मरते थे, उनकी माता कुर्सी में जाते थे। मुझे याद है अखिलेश यादव जब आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते थे, कहते इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट फटकार लगाती है, कहते इनको छोड़ करके क्या पदोन्नति देंगे। मुझे याद है जब मुलायम सिंह यादव कानपुर के चमनगंज चौराहे पे कहते थे मुस्लिम नौजवानों से आप लोग अवैध हथियार रखे, सैकड़ों ऐसी चीजें हैं। और भाजपा में लगता है हिंदू मुसलमान करते, भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू मुसलमान नहीं करती। हाँ,
हम लोग तुष्टीकरण नहीं करते, ये लोग खुलकर तुष्टीकरण करते हैं, आतंकवाद के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जाके अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जाके लंबी लंबी बातें। अब दूसरी बात में लाइएगा जरा, देखिए ठीक है, बारी बारी, ठीक है, आपकी बात का एक क्विक रिएक्शन जरूर ले लूं मैं, क्योंकि दोनों दिनेश पाल जी की हंसी नहीं रुक रही है और कमल देव नारायण जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए दिनेश पाल जी। नहीं, मेरी बात अगर हो जाने देती ज्यादा ठीक है, चलिए ठीक है दिनेश पाल जी, एक सेकंड, उनको मलाल रहेगा कि बात पूरी नहीं हो पाई है। राघवेंद्र जी 30 सेकंड्स टू यू, देन 30 सेकंड्स में तीनों मेहमानों को देना चाहूंगी। जी जी, देखिए राहुल गांधी ने 2 बार प्रेजेंटेशन दिया चुनाव आयोग के खिलाफ, क्या रिजल्ट निकला? शून्य रिजल्ट निकला। बता रहे मैं एटम बम फोड़ूंगा, परमाणु बम फोड़ेगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? अभी भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग में शिकायत करने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें एप्लीकेशन देना होती है, हलफनामा चाहे हलफनामा देना पड़ता है, मांगा जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये लोग जो गाना टीवी चैनलों में बैठकर गा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं, जाइए जो चीज मांगनी हो मांगिए, जो आपको आरोप हो वो उसको करिए, लेकिन लिख के दे दीजिए, जो एक व्यवस्था है उसके तहत मांगिए। चुनाव आयोग के पास आज तक राहुल गांधी नहीं गए हैं, आज तक आरजेडी के लोग नहीं गए हैं, आज तक कोई भी जो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन ये लोग करते कतई नहीं करते। और ये लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और देश बिहार की जनता ने हमको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज की तारीख में जातिवाद की राजनीति देश और प्रदेश से बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब बिहार की जनता हो, उत्तर प्रदेश की जनता हो, दिनेश पाल जी 30 सेकंड्स में आंसर, 30 सेकंड्स में आंसर, फिर मैं कमल देव नारायण जी के पास जाऊंगी। ओनली 30 सेकंड्स प्लीज। मतलब भाजपा का प्रवक्ता कहे कि भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती, अब कोई हंसेगा। जिसकी की पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम पे हो, भाव किसान पे बस, सुन लो करिए। अरे उसके बाद बेकार की बात आप करते हैं। इन्होंने राघवेंद्र सुनिए, भाजपा से खंडन करिए, आप तुष्टीकरण करते हैं, मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, एमआई के आधार पर चुनाव लड़ते रहे, ठीक है, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, चर्चा को यहाँ पे समाप्त करना है। ओके कमल देव जी, फटाफट से कमल देव जी, क्विक रिएक्शन फटाफट से, ओनली 20 सेकंड्स। ठीक है कमल देव जी फटाफट से। मोनिका जी, हाँ मोनिका जी, पहले इनका भाषण तो बंद हो जाए राघवेंद्र जी का। नहीं, समय अब मेरा खत्म हो रहा है। ना सुनिए, इनका नैरेटिव एकदम तय है। हाँ। जिस यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के पहिलका मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पर रहे लगभग 100 से ज्यादा केसों को विड्रॉ किया है। पहला मुख्यमंत्री जिन पर पहले से केस हो, और गोरखनाथ मंदिर का मठाधीश होना बहुत माने रखता है। हम लोग भी बगल गए हैं गोपालगंज के, गोरखपुर दूर नहीं है, इसलिए वहां की सारी एक्टिविटी को हम जानते हैं। और शुचिता और नैतिकता की बात करने वाले मुख्यमंत्री बनने के बाद अब पर लगे हुए सारे केस को उठाते हैं, यह कहां का शुचिता है भाई? आरोप लगातार गंभीर है जो कमल देव नारायण जी लगा रहे हैं। और एक क्विक रिएक्शन राकेश सिंह पार्टी का, मोनिका जी, होम मिनिस्टर तारी पार हो, हाँ, और देश में बर्दाश्त होता हो और चुनाव की रणनीति बनाता हो। कमल देव जी, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। ठीक है, कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा। राकेश सिंह परिमार जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपनी बात यहाँ पर रखी, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि बिहार का जनादेश क्या कुछ कहता है, इसकी चर्चा तो हमने की, लेकिन अब देखना यह होगा कि राजनीति में आगे, चाहे बंगाल के चुनाव की बात कर लीजिए, तमिलनाडु के चुनाव की बात कर लीजिए, या फिर 2027 के यूपी चुनाव की बात कर लीजिए, जिसका शोर अब गूंजना शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि बंगाल का नारा लगना शुरू भी हो गया है। क्या यही पैटर्न्स जब रिपीट होंगे तो इसी तरह के रिजल्ट्स भी रिपीट होते हैं या नहीं, या फिर स्ट्रैटेजीज पार्टीज की? आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।